हरि ओम नमो नमः। जैसा कि आप जान रहे हैं, हम सिद्धांत कौमुदी पढ़ाते हैं, अभी इसमें चल रही है सिद्धांत कौमुदी में मुख नासिका वचनो नासिका सूत्र चल रहा है यार। क्या मुख नासिका वचनो नासिका, ये सूत्र क्या करता है? ते अनुनासिक संज्ञा करता है। क्या करता है? अनुनासिक संज्ञा करता है। अनुनासिक संज्ञा सूत्रम मुख नासिका वचन नासिका है कि नहीं? संज्ञा सूत्र में दो दल होते हैं, एक संज्ञा दल, एक संगी दल, है कि नहीं? संज्ञा दल क्या है? संगी दल क्या है? संज्ञा दल क्या है? हो जल्दी बताओ। मुख नासिका वचन है क्या है? मुख नासिका वचन है क्या है? संगी दल है। क्या यार? अब देखो, अनुनासिक संज्ञा होती है किसकी भी? मुख नासिका वचन है। अब हमको पहले जानना है मुख नासिका वचन नासिका सूत्रम इदम कति पदात्मकम, है कि नहीं? तदे मुख नासिका वचन इति समस्तम प्रथमांतम और अनुनासिका इति प्रथमांतम संज्ञा दलंच, है कि नहीं? तर्हि मुखनासिका वचन अत्र समासः। कः समासः? तर्हि अत्र समासः भाष्ये चतुर्धा समासात् व्युत्पादितः, है कि नहीं? भाष्ये चतुर्धा समासः व्युत्पादितः, है कि नहीं? कः समासः? तर्हि क्रमेण वदामि। मुखेन सहिता मुखसहिता, मुखसहिता चासौ नासिका च इति मुखनासिका और मुखनासिका वचना मुखनासिका वचना, ये तो अलग है, ये तो बालनुमा के अनुसार समास है। ठीक है भैया, ये क्या है? बालनुमा के अनुसार समास है। भाष्य में जो समास है वो ये पहला नंबर है, मुखंच नासिका च इति मुखनासिकम अमुख नासिकम वचनम अस्य सोयम मुखनासिका वचन, है कि नहीं? मुखनासिका अस्य सोयम मुखनासिका वचना अत्र सौत्रत्वात् दीर्घा भवति, है कि नहीं? मुखनासिका वचना में क्या करना? मुखनासिका में दीर्घ करना पड़ेगा, सूत्रत्वात्। ठीक है भैया। दूसरा है मुखनासिकम, मुखंच नासिका चेति मुखनासिकम अमुखनासिकम आवचनम अस्य सोयम मुखनासिका वचना। बीच में आ भी है, आंग का, जिससे क्या हो जाता है? वो आवचनम में वचन के आगे क्या है? आंग का, जिससे क्या हो जाता है? वो दीर्घ हो करके मुखनासिका वचन ऐसा प्रयोग सिद्ध हो जाता है कि नहीं? ये हो गया दूसरा। तीसरा कबा है मुखद द्वितीया व नासिका वचनम अस्य सोयम मुखनासिका वचन। क्या? मुखद द्वितीया व नासिका वचनम अस्य सोयम मुखनासिका वचन, ये क्या हो गया? तीसरा कबा समास हो गया। इसमें द्वितीया पद का मध्यम पद लोपी समास है। ठीक है भैया। चतुर्थ का जो समास है वो है मुखोपसंहिता व नासिका मुखनासिका अमुखनासिका वचनम अस्य सोयम मुखनासिका वचन। यहाँ भी दीर्घ करना पड़ेगा, समझे कि नहीं? अथवा मुख यहाँ नहीं करना पड़ेगा क्योंकि द्वंद्व नहीं हुआ है, हमारा द्वंद्व समास नहीं हुआ, तो इसलिए मुखद द्वितीया व नासिका मुखनासिका मध्यम पद लोपी द्वितीया पद का लोप है। तो मुखद द्वितीया में भी और मुखोपसंहिता में भी है। तो मुखोपसंहिता व नासिका इति मुखनासिका और फिर मुखनासिका वचनम अस्य सोयम मुखनासिका वचन। तो एक बार संहिता के साथ, एक बार द्वितीया के साथ। ठीक भैया। मुखद द्वितीया व नासिका इति मुखनासिका मुखनासिका वचनम अस्य सोयम मुखनासिका वचन, है कि नहीं? तो इस तरह से 5 समास इसके उपलब्ध होते हैं। ठीक है भैया। बालनुमा में जो समस्या है वो क्या है समास? उसमें है मुखेन सहिता मुख सहिता। तो मुख का सहित के साथ क्या कर देते हैं? समास कर देते हैं, है कि नहीं? और फिर सहित का क्या कर देते हैं? मध्यम पदलोपी समास। तो और फिर मुख सहिता चासौ नासिका, मुख सहिता का नासिका के साथ समास करेंगे हम, सहिता का लोप, है कि नहीं? तो मुख सहिता चासौ नासिका चा इति मुख नासिका और फिर मुख नासिकया वचन इति मुख नासिका वचन और मुख नासिका वचन नासिका। वचना में जो प्रत्यय है वो किस अर्थ में हुआ है? उच्यते असौ इति वचना, उच्यते उच्चार्यते असौ इति वचना, है कि नहीं? तो जिसका उच्चारण किया जाए, किसका उच्चारण किया जाता है? वर्ण का। अतः कर्म में क्या हुआ है? वच परिभाषणे धातु से ल्युट प्रत्यय होकर के क्या बना है? वचना सिद्ध हुआ है। तो कर्म अर्थ में क्या हुआ? ल्युट प्रत्यय हुआ, ध्यान देना है। करण में तृतीया विभक्ति हुई है, किस में? मुख नासिका में। मुख नासिका के द्वारा
उच्चारण किया जाता ना वर्ण का, है कि नहीं। तो मुख नासिका क्या है, करण है, किसके, उच्चारण के, है कि नहीं। उच्चारण कर्मीभूत जो वर्ण है उसके क्या है, वो करण है। कौन, मुख नासिका, है कि नहीं। तो मुख नासिका यद्यपि कारक जो होता है, करण, कर्तृत्व, करणत, ये सब क्रिया के होते हैं, तो इसलिए उच्चारण जो क्रिया है उसके क्या है, करण है। कौन, मुख नासिका। इसलिए मुख नासिका अकरण में क्या हो गई, तृतीया व्यक्ति हो गई, जिससे क्या हो गया, मुख नासिकया, मुख नासिकया, मुख नासिका टा। अब यहाँ क्या कर लेना, मुख नासिका टा आगे वचन, उसके साथ क्या करना, समास कर लेना, किसे, कर्ति करणे कृता बहुलम, कर्तरि करणे या तृतीया कृदंतेन बहुलम समस्यते, है कि नहीं। तदंतम कृदंतेन बहुलम समस्यते, तो करण में तृतीया हो जाएगी, इसलिए समास हो जाएगा, तो तृतीया समास इस तरह से संपन्न होता है। क्या यार, तो मुख नासिका वचना अनुनासिका। अब इसमें बहुत सारी बातें हैं कि भैया सूत्र में इसका अर्थ हो गया कि मुख सही, इसीलिए देखो अर्थ में बोध होता है इसका, मुख नासिका वचन नासिका कहने से, मुख नासिका वचना अनुनासिका, यानी मुख नासिका वचन की अनुनासिक संज्ञा होती है। मुख नासिका वचन का अर्थ होता है मुख सहित नासिका वचन, इसीलिए लिखा, क्योंकि सहित था, सहित का क्या हो गया है, लोप हो गया है, उसका अर्थ का बोध तो हो ही रहा है। क्या यार, इसलिए क्या होगा, मुख क्यों रखते हैं भैया, इसमें आएगा कि भैया मुख क्यों रखते हैं सूत्र में। कहा अगर मुख नहीं रखेंगे तो नासिका से जो उच्चार्यमान वर्ण होंगे उन्हीं की अनुनासिक संज्ञा होगी। कहे, कहा नासिका से कौन वर्ण उच्चरित हैं, कहा जिनका केवल नासिका होगा उन्हीं की क्या होगी, अनुनासिक संज्ञा होगी। जिनकी दोनों हो गया, जैसे जिन वर्णों की मुख और नासिका दोनों स्थान है, उनकी क्या नहीं हो पाएगी, अनुनासिक संज्ञा नहीं हो पाएगी। किन वर्णों की होगी, केवल जिनका केवल नासिका ही स्थान होगा, मुख स्थान नहीं हो, अर्थात जो मुख से उच्चरित नहीं होंगे, केवल किसे होंगे, उन्हीं की क्या होगी, इसीलिए क्या रखा गया है। अगर मुख नहीं रखोगे तो ये समस्या आएगी। कहा जैसे जैसे अनुसार यमानन चार नासिका स्थान अमिष्यते, है कि नहीं। अनुसार यम का क्या होता है, नासिका स्थान होता है, तो अनुसार और यम की क्या होने लगेगी, नासिक संज्ञा होने लगेगी, ये आपत्ति है। और इन्हीं की होगी, दूसरे की यम गणना इत्यादि की नहीं हो पाई। क्यों, क्योंकि ये केवल नासिका से उच्चरित नहीं है, मुख सहित नासिका से उच्चरित है, इसलिए इनकी अनुनासिक संज्ञा नहीं हो पाएगी, ये समस्या है। तो जिनकी नहीं होना चाहिए उनकी होने लगेगी, जिनकी होना चाहिए उनकी नहीं हो पाएगी, तो अतिव्याप्ति हो जाएगी और असंभव हो जाएगा। समझे कि नहीं, क्या हो जाएगा, लक्ष्य में नहीं जाएगा। लक्ष्य कौन है, जो हमारे यम गणना इत्यादि ये लक्ष्य है, इनमें नहीं जाए, लक्ष्य मात्र में कहीं गया जाएगा ही नहीं, अलक्ष्य में चला जा रहा है, तो इसलिए समस्या हो जाएगी। समझे कि नहीं, इसीलिए क्या रखना चाहिए, मुख भी रखना चाहिए। कहा भैया मुख ही रख दो जो मुख से उच्चरित हो, क्योंकि यम गणना मुख से भी तो उच्चरित है, इनकी हो जाएगी, और यमानुसार की नहीं होगी क्योंकि मुख से उच्चरित नहीं है। कहा क्यों रखते हो, तो कहे भैया मुख से रखोगे तो सभी की होने लगेगी। क्या क्या किसकी, क्योंकि सभी वर्ण क्या है, मुख से उच्चरित है। का कबूतर, खा खरगोश, गा गमला, सभी क्या हैं, यानी का खा गा गा जितने भी हैं सभी क्या हैं, मुख से ही उच्चरित है सभी वर्ण, इसलिए क्या होने लगेगी, सभी वर्णों की अनुनासिक संज्ञा होने लगेगी, अव्यावर्तक हो जाएगा मुख ग्रहण। समझे कि नहीं, तो इसीलिए क्या रखना चाहिए, नासिका भी रखना चाहिए, इसीलिए दोनों चीज रखो, मुख भी रखो, नासिका, मुख सहित नासिका से जो उच्चरित होगा उसी की क्या होगी, अनुनासिक संज्ञा होगी। एक न्याय है इसमें आता है प्रासादवासी न्याय। प्रासादवासी न्याय के द्वारा मुख ग्रहण का क्या हो जाता है, भाष्यकार प्रत्याख्यान कर देते हैं। समझे कि नासिका से ही काम चला लेते हैं। प्रासादवासी न्याय क्या है, कौन बोलेगा भैया। देखो प्रासादवासी न्याय का मतलब है लोकन न्याय है। जैसे आप कुछ लोग, एक भवन होता है, उस भवन में एक प्रासाद होता है, यानी ऊपर का छत, समझो दूसरकवा मंजिल है कि नहीं, और एक ठो ग्राउंड फ्लोर का यार वो नीचे वाला है, उसी को भूमि कहते हैं। क्या, तो कुछ लोग ऊपर रहते हैं छतवा में, और जो दूसरा फ्लोर है उसमें रहते हैं, और कुछ लोग नीचे कहाँ, ग्राउंड फ्लोर में रहते हैं। क्या, तो वही जो ग्राउंड फ्लोर वाला है उसी को कहते हैं भूमिवासी कहते हैं, उसी को संस्कृत में भूमिवासी। और जो सेकंड वाले में रहता है, यानी कि छत वाला जो होता है ऊपर, है कि नहीं, उसमें जो रहता है उसको क्या कहते हैं, प्रासादवासी। तो दो हो गए, दो तरह के आदमी हैं, कुछ लोग भूमिवासी हैं,
कुछ लोग प्रासादवासी। प्रासादवासी है, और कुछ लोग ऐसे हैं कि जिनका ठिकाना नहीं रहता था पता, वो दोनों जगह रहते हैं। क्या, कभी भूमि में भी रह गए, कभी प्रासादवासी भी हो गए। क्या यार, जहाँ जगह मिला वहीं अपना सो गए। क्या यार, तो कुछ लोग भूमिवासी भी हैं और प्रासादवासी भी हैं। तो 3 तरह के आदमी हुए। किस तरह के? तीन तरह। कौन कौन? एक भूमिवासी, प्रासादवासी, और तीसरकवा जो हुआ वो उभयवासी। उभयवासी का मतलब है भूमिवासी, प्रासादवासी, है कि नहीं? तो अब इसी में कहा जाता है कि भैया जो भूमिवासी है, जो भूमि में रहता है, उसका तो भूमिवासी के ग्रहण से ग्रहण होगा, समझे कि नहीं? प्रासादवासी के ग्रहण से ग्रहण होगा? नहीं होगा। किसका? भूमिवासी का। तो भूमिवासी का भूमिवासी ग्रहणेन ग्रहणम भविष्यति, है कि नहीं? और जो प्रासादवासी होगा उसका किसके ग्रहण से ग्रहण होगा? प्रासादवासी ग्रहणेन ग्रहणम भविष्यति, है कि नहीं? जो प्रासादवासी होगा उसका प्रासादवासी ग्रहणेन ग्रहणम भविष्यति। और जो उभयवासी है, जो तीसरकवा प्रकार का प्राणी है, यानी कि उभयवासी है, भूमिवासी भी है और प्रासादवासी भी है, उसका क्या होगा भैया? उसका क्या होगा? तो वो दोनों जगह रहता है। कहाँ कहाँ? भूमि में भी और प्रसाद में भी रहता है, इसलिए उसका भूमिवासी ग्रहण से भी ग्रहण हो जाएगा। और हाँ, इसका मतलब जो उभयवासी होगा, समझे कि नहीं? जो कहा उभयवासी मतलब बहुत बढ़िया, हाँ, प्रासादवासी और भूमिवासी उभय, है कि नहीं? इसलिए उसका प्रासादवासी ग्रहण से भी ग्रहण होगा और भूमिवासी ग्रहण से भी किसका? उभयवासी का, है कि नहीं? जो उभय में वास करता है कि नहीं? लेकिन जो प्रासादवासी है, जो केवल प्रासादवासी, उसका प्रासादवासी ग्रहणेन ग्रहणम भविष्यति। यह भूमिवासी वर्तते तस्य भूमिवासी ग्रहणेन ग्रहणम भविष्यति। यह उभयवासी वर्तते तस्य प्रासादवासी ग्रहणेनापि ग्रहणम भविष्यति और भूमिवासी ग्रहणेनापि ग्रहणम भविष्यति। समझे कि नहीं? ये हो गया न्याय का स्वरूप। जान गए कि नहीं जान गए? उसी तरह से प्रकृत स्थल में कुछ वर्ण क्या है? मुखवचन है। कुछ वर्ण क्या है? मुखवचन है। कुछ वर्ण क्या है? नासिका वचन है। कुछ वर्ण क्या है? उभयवचन है। तो केचन वर्णाः मुखवचनाः, केचन वर्णाः नासिकावचनाः, केचन वर्णाः उभयवचनाः। उभयवचनाः सन्ति, है कि नहीं? अब यहाँ भी बताओ, जो मुख वचन है उनका किसके ग्रहण से ग्रहण होगा? मुख वचन ग्रहणेन ग्रहणम भविष्यति, है कि नहीं? ए नासिका वचनाः सन्ति तेषां नासिका वचन ग्रहणेन ग्रहणम भविष्यति। अये उभय वचनाः सन्ति तेषां और नासिका वचन ग्रहणेन अपि ग्रहणम भविष्यति, है कि नहीं? तो बताओ, जो मुख सहित नासिका यानी दोनों से उच्चरित हैं और जिन उन्हीं के नाम नासिक संज्ञा करना है, वो क्या है? मुख से भी उच्चरित होंगे, नासिका से भी उच्चरित होंगे, यानी उभय वचन होंगे। उभय वचन होंगे तो चाहे उनका मुख से भी ग्रहण होगा और नासिका से भी होगा, है कि नहीं? उनका मुख वचन ग्रहण, मुख कह देने से भी उनका वो ले लिए जाएंगे, मुख वचन से भी वो ले लिए जाएंगे और से भी ले लिए जाएंगे। तो क्या कह दो? एक ही कह दो। क्या कह दो? नासिका वचन ही कह दो, क्योंकि मुख वचन कहोगे तो फिर और भी समस्या आने लगेगी। बताया था कि सभी का मुख स्थान है, सभी वर्णों की और नासिक संज्ञा होने लगती, इसीलिए क्या है? नासिका वचन ही कह दो। क्या कह दो? नासिका वचनो और नासिका, बस इतना सूत्र बना दो। क्या बना दो? अब बताओ, जो नासिका वचन से किसका ग्रहण होगा? जो नासिका से उच्चरित है उनका भी ग्रहण होगा, और जो नासिका से भी उच्चरित है और मुख से भी उच्चरित है उनका भी क्या होगा? ग्रहण हो जाएगा। समझे कि नहीं? अच्छा, तो इसलिए क्या यमगणना का भी ग्रहण हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? क्योंकि यमगणना इत्यादि क्या है? उभय वचन है। उभय वचन मतलब मुखप वचन भी है, नासिका वचन, इसलिए यमगणना का क्या होगा? मुखा वचन ग्रहण से भी ग्रहण होगा, नासिका वचन ग्रहण से भी उनका ग्रहण हो जाएगा, है कि नहीं? अतः नासिका वचन नासिका ये कहने से ही यमगणना इत्यादि की क्या हो जाएगी? नासिक संज्ञा हो जाएगी। अतः सूत्रे मुख ग्रहणम किमर्थम, है कि नहीं? कोई कहा एक समस्या आएगी कि यमा अनुसार यमानांचा नासिका स्थानम इष्यते, इसलिए अनुस्वार और यम की क्या होने लगेगी? अनुनासिक संज्ञा होने लगेगी। ठीक है, तो कहा ये कोई समस्या नहीं। भाष्यकार ने कहा नई सदोषा नई प्रयोजनम, है कि नहीं? नई सदोषा नई प्रयोजनम, है कि कोई दोष नहीं है और कोई प्रयोजन नहीं। उनकी अगर संज्ञा हो भी जाए तो भी कोई दोष नहीं है और ना भी हो
तो भी कोई प्रयोजन नहीं, उनका हो भी जाए तब भी कोई प्रयोजन नहीं है, इसलिए कोई समस्या नहीं। इसलिए नासिका वचन नासिका कहने से ही काम हो जाएगा। मुखग्राणम भाष्य प्रत्याख्यातम, समझ गए कि नहीं? तो इस तरह से प्रासादवासी न्याय का स्वरूप है, इसको आपको समझे रहना चाहिए। कहे अब आगे वृत्ति में लिखा है तदित्थम आयुरी वर्ण आयुरी एसाम वर्णानाम प्रत्येकम अष्टादश वेदाः लिवर्ण सुद्वादश तस्य दीर्घा भवात् एचाम उद्वादश तेषाम ह्रस्वा भावात्, है कि नहीं? ये सब चीज लिखा। कहा भैया तदित्थम आयुरी, कहा अच जो है 18 प्रकार के होते हैं। कहा क्या सभी अच 18 प्रकार के होते हैं? कहा नहीं भैया, इस प्रकार से तदित्थम अनेन प्रकार नहीं इत्थम, है कि नहीं? अनेन लेकिन इस प्रकार से, है कि नहीं? व्यवस्था है, 18 प्रकार के होते हैं, सभी नहीं होते हैं उसमें। आयु उरी ऐसा वर्णानाम प्रत्येकम अष्टादश वेदा, ये का आ ई उ री, ये 4 पकड़ो पहले। क्या ये क्या होते हैं? 18 प्रकार के होते हैं। 18 प्रकार के नहीं होते, 18 प्रकार के होते हैं, समझे कि नहीं? यानी 18 प्रकार का, ई 18 प्रकार का, समझे कि नहीं? आ ई उ री, है कि नहीं? कैसे? तो 6 जानते ही आप, 6 कौन? रस, 6 दीर्घ, 6 प्लुत, ये तीनों प्रकार के होते हैं। रस भी होते हैं, दीर्घ भी होते हैं, प्लुत भी होते हैं। कौन? आ ई उ री, है कि नहीं? ये 4 जो वर्ण हैं ये क्या होते हैं? रस भी, दीर्घ भी, प्लुत भी होते हैं। और तीनों के क्या हैं? 6 भेद हैं। रस के भी 6 भेद हैं, रस वाले बता देता हूँ बस, हैं भैया, उसे लोग सिद्धांत में ये सब पढ़ाती हैं। रस वाले भेद बता देता हूँ फिर भी एक बार। क्या यार, क्या है भैया रस के? रस देखो देखो, उदात्त और उदात्त और स्वरित है, पहले तो 3 है। क्या यार? उदात्त स्वरित, तो ये जोड़ दो, रस उदात्त। अब देखो इसमें अनुनासिक अनुनासिक भी हो जाता है, तो 6 ठो उदात्त अनुदात्त स्वरित, 6 ठो क्या हो जाते हैं? 3 ठो अनुनासिक वाले या 3 ठे अनुनासिक वाले, तो 6 ठो हो जाते हैं। क्या यार? तो अनुनासिक अनुनासिक जोड़ के बोल दो तीनों को। क्या है? तो ह्रस्व उदात्त अनुनासिक, ह्रस्व अनुदात्त अनुनासिक। क्या यार? उदात्त में ही 2 भेद हो गए, अनुनासिक और अनुनासिक। तो ह्रस्व उदात्त अनुनासिक, ह्रस्व उदात्त अनुनासिक। फिर आया कौन? अनुदात्त, तो अनुदात्त में भी 2 हो गए, ह्रस्व अनुदात्त अनुनासिक, ह्रस्व अनुदात्त अनुनासिक। फिर आया स्वरित, उसमें भी 2 भेद हो गए, ह्रस्व स्वरित अनुनासिक, ह्रस्व स्वरित अनुनासिक। इस तरह से क्या हो गए? 6 भेद हो गए कि नहीं हो गए? इसी तरह से दीर्घ में भी आपको बना लेना चाहिए, है कि नहीं? दीर्घ उदात्त अनुनासिक और दीर्घ उदात्त अनुनासिक, अनुनासिक अनुनासिक, इस तरह से उदात्त अनुदात्त और स्वरित तीनों का बना लेना चाहिए। तो सभी क्या हो जाते हैं? इस तरह से 6 भेद हो जाते हैं। कहे आज तीनों अगर जिसमें हो गए, जो अच ह्रस्व भी है, दीर्घ भी है और प्लुत भी है, तो कई प्रकार का हो जाएगा? 18 छत्रिक 18, 6 भेद है तीनों के, तो 18 हो जाता है, समझे कि नहीं? तो इसीलिए आ ई उ री ये 4 वर्ण क्या होते हैं? 18 प्रकार के होते हैं, समझे कि नहीं? आ ई उ। अब आगे कौन भैया? आगे लिवर्ण द्वादश तस्य दीर्घा। लिवर्ण जो होता है वो क्या प्रकार का होता है? 12 प्रकार। क्यों? क्योंकि उसमें किसका भाव हो गया? दीर्घा भाव। क्या दीर्घ नहीं होता? क्या क्या नहीं होता? दीर्घ नहीं होता है। ईषद स्पष्ट ली होती है, वो दीर्घ भी होती है। तो ये लिवर्ण से विवृत से शेषा, क्या कहना चाहिए यहाँ? विशेषा, जो विवृत ली है उसके 12 भेद होते हैं, उसमें दीर्घ नहीं होता है, ऐसा कहना चाहिए। जो स्पृष्ट है, ईषद स्पृष्ट वाली है, उसका तो क्या होता है? हाँ, रीति सवर्ण रीवा, रीति सवर्ण रीवा जो वार्तिक है ना, उस वार्तिकवा से दीर्घ भी किसका? ली का विधान होता है, और वो दीर्घ ली कैसा होता है? ईषद स्पृष्ट होता है, समझे कि नहीं? इसीलिए क्या है, जो यहाँ लिवर्ण से द्वादश तस्य दीर्घाभाव वाला है, ये कैसे वाले लील का नहीं है? विवृत जो लील है उसका दीर्घ नहीं होता, समझे कि नहीं? ईषद स्पृष्ट वाले का तो होता है। इसको आपको जाने रहना चाहिए, है कि? आगे एचाम अपि द्वादश तेषाम ह्रस्व। एच क्या होते हैं? 12 होते हैं, उनमें ह्रस्व का भाव होता है, यानी दीर्घ, और प्लुत होता है, ह्रस्व नहीं होता, क्योंकि एच माने ए ओ आई औ। अब ये क्या है? सभी द्विमात्रिक है, एक मात्रिक है ही नहीं, इसीलिए क्या नहीं होता है? ह्रस्व होता ही नहीं। कहे यार। आगे
तुल्यास्य प्रयत्न। अब आया सूत्र, नया सूत्र है, कौन सा? तुल्यास्य प्रयत्न। ये सूत्र जो है सवर्ण संज्ञा करता है, सवर्ण संज्ञा या विधानम करोति, ये सूत्र नया, तो इसको हम आगे चर्चा करेंगे। तो आज इतना करते हैं। नमो नमः।